हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है संसाधन एवं विकास भाग दूसरा। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे भू संसाधन क्या है और मृदाओं का वर्गीकरण कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग भी करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत पठार, मैदान आदि पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोश है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमें भू उपयोग यानी भूमि का उपयोग कहाँ और किस प्रकार से करना चाहिए। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, इसमें बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। दूसरा, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क इत्यादि। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। यह 3 प्रकार की भूमि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में आती है। दूसरा, वन। हम भूमि का उपयोग वन में भी कर सकते हैं। तीसरा, विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध है, बोए गए क्षेत्रों में शामिल नहीं है। स्थायी चारागाहों तथा अन्य गोचर भूमि। चौथा, पांचवा, परती भूमि। वर्तमान परती जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो वह भूमि, और वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती जैसे कि जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। छठा, शुद्ध यानी निवल बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध यानी निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषक क्षेत्र कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भारत में भू उपयोग प्रारूप कैसा है। भारत में भू उपयोग प्रारूप 2 तरीकों से है। पहला, भौतिक कार्य और दूसरा, मानवीय कार्य। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कार्य जैसे भू आकृतिक, जलवायु और मृदा के प्रकार हैं तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। दोस्तों, यह थे कुछ भारत में भू उपयोग प्रारूप के विभिन्न रूप। दूसरा, शुद्ध यानी निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। जैसे पंजाब एवं हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। दोस्तों, यह थे 2 प्रकार के विभिन्न रूप जिसमें हम भारत में भू उपयोग प्रारूप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय क्या है। दोस्तों, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय यह है कि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। इसीलिए हमें चाहिए कि हम भूमि का सदुपयोग और समझदारी से उपयोग करें ताकि जो आने वाली पीढ़ी है यानी जो भावी पीढ़ी है
उसके लिए भूमि निम्नीकरण न रहे। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। दोस्तों, हमें अपनी भूमि का उपयोग ठीक ढंग से और समझदारी से करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भूमि निम्नीकरण के कारण क्या हो सकते हैं। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। पशुचारी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत। चलिए दोस्तों, अब हम मृदा संसाधन के बारे में भी जानते हैं। मृदा यानी सॉइल यानी मिट्टी। मृदा संसाधन मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है। यह पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण भी करती है। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है और जैव और अजैव पदार्थ मृदा के बनने की प्रक्रिया में भी योगदान देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मृदाओं का वर्गीकरण कैसे और कितने भाग में हुआ है। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसी कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। दोस्तों, यह थे कुल 6 प्रकार की मृदाओं का वर्गीकरण। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मृदा अपरदन और संरक्षण क्या है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है। मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण एवं निर्वाण इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने इस वीडियो में आज क्या सीखा। हमने इस वीडियो में आज सीखा कि भू संसाधन क्या होता है और मृदाओं का वर्गीकरण कितने भाग और कैसे हुआ है। दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में सीखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद।